पढ़ाएंगे क्या मैथ क्लास? क्या हुआ बेटा? आप मैथ की क्लास पढ़ाएंगे क्या? नहीं, मैथ की क्लास नहीं है। मैथ की क्लास का जो लिंक आपको भेजा था वो गलती से चला गया था। वो आईआईटी की मैथ की क्लास है। एनडीए की जो आपकी मैथ की क्लास है वो मंडे से चलेगी। ये शेड्यूल आपका आ चुका है। और आपको जो पहला टॉपिक मिला हुआ है वो उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस मिला हुआ है। ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। आपकी मंडे से जो है मैथ की क्लास और इंग्लिश की भी आपकी क्लास मंडे से ही रहेगी। मैथ इंग्लिश स्टार्टिंग के जो आपके 3 डेज हैं उसमें फर्स्ट क्लास रहेगी मैथ की, सेकंड क्लास रहेगी आपकी इंग्लिश की। उसके बाद जो लास्ट के 3 डेज हैं उसमें आपकी शुरू की 3 क्लासें रहेंगी हिस्ट्री की, और बाद की 3 क्लासें हैं साइंस में। मतलब जैसे साइंस में अभी फिजिक्स का पोर्शन है, 6-7 क्लासें फिजिक्स की हो गई, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी। इस तरह आपका सिलेबस जो है पूरा कराया जाएगा। बेसिकली ये सिलेबस जो आपका आया है ये एक्चुअली में रिवीजन सिलेबस है। तो इस सिलेबस में क्या है कि जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा कम है। मतलब ये रिवीजन टाइप का सिलेबस है। रिवीजन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। हाँ सर। तो उस चीज को देखते हुए हम लोग को काम करना है। जैसे आज का जो फिजिक्स का आपका साइंस का टॉपिक है वो कूलाम्स लॉ है। अब कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जो कुछ भी है वो आपको आज की डेट में पढ़ना है। इसके बाद जो कल आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे आ जाएं उसके बाद ये देख लेते हैं कि कितने बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, कितने बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं। जिस माध्यम में जो पढ़ना चाहेगा उसी तरह पढ़ा दिया जाएगा। हिंदी वाले अगर सब होंगे तो हिंदी में, इंग्लिश वाले होंगे तो इंग्लिश में, या जिस तरह भी आप कहेंगे दोनों भाषाओं में भी काम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। बेटा क्लास के लिए सर आईआईटी की अनिल सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? तुम आईआईटी में हो कि एनडीए में हो? सर जेई मेंस में है। जेई मेंस में हो तो वो जेई मेंस वाला बेटा दूसरा लिंक है ना, उस जेई मेंस वाले में जाओ। सर वो क्लास पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम से कुछ आ ही नहीं रही है वो। अच्छा, उस वाले लिंक में आप इनरोल हो गए थे? हाँ सर हो गए थे। अच्छा, तो उसमें आप कितने बजे गए थे क्लास में? 8 बजे? हाँ 8 बजे। अच्छा, तो क्या उसमें दिखा रहा था? उसमें सर से थोड़ी देर गुड मॉर्निंग हो गई और बस फिर सर जी हम्म। पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, जाके एक बार और थोड़ा सा चेक करो क्लास चल रही है या नहीं। और ना चल रही हो तो ठीक। यहीं आ जाना। और चल रही हो ठीक है तो भी सर। बताने आ जाना। चल रही हो तो भी ठीक है। बताने आ जाना, ना चल रही हो तो आ ही जाना। ठीक है। ठीक है। देख के आओ। और आप लोग जो बाकी लोग हैं ये सब तो एनडीए वाले ही हैं। यस सर एनडीए। कौशल, आप भी एनडीए के ही हैं? कौशल और संजय दोनों एनडीए के ही हैं? सर नहीं चल रही। नहीं चल रही? अच्छा, हाँ चलिए सर। कोई बात नहीं। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू चल रहा हो इसलिए ना चली हो क्लास। आईआईटी में जी कल सर। आप आईआईटी में कल आपकी क्लास लेंगे जो है मैथ में सुखदेव तिवारी, आप लोग जान रहे होंगे जी सर। अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। तो कल वो आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में वेक्टर्स। टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। तो वो क्लास कल आप लोग जरूर अटेंड अटेंड करिएगा। ठीक है आईआईटी वाले। और क्लास 8
हाँ 8 बजे है मैथ की, आईआईटी की क्लास 8 बजे रहती है, फिर उसके बाद 10 बजे से जो है आधे घंटे का गैप देने के बाद आपकी जो है फिजिक्स सेकेंड मीटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, जो हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है आज इसमें पढ़ते हैं। बच्चे तो काफी कम हैं, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम्स लॉ के बारे में जानने से पहले हम लोग को कुछ और चीजें जाननी होंगी। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ना पसंद करेंगे या इंग्लिश में? सर हिंदी में। चलिए सब लोग हिंदी वाले हैं। जी सर। चलिए पहले पढ़ते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। जो भी इंग्लिश वाला होगा वो भी देखता चलेगा। चार्ज। तो आवेश कोई बताएगा क्या होता है? आवेश के बारे में किसी को कुछ भी मालूम है? आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज तो आ रही है। कुछ आवेश के बारे में बताएंगे? आवेश क्या है? किसी पदार्थ का, इसे हम लोग बोलते हैं निज गुण। निज का मतलब अपना, मतलब जो उसके पास हमेशा रहता हो, उससे कोई अलग ना कर सके, ठीक है। अच्छा, आवेश होते कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। आप जानते होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। जानते हैं इस चीज को? यस सर। आवेश 2 तरह के हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्योंकि ये रिवीजन क्लास टाइप की है, समय काफी कम रहेगा, आज ही पूरा ये टॉपिक खत्म करना है। इसमें वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए, कोई भी बताइए। सर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक चालक तार से दूसरी तार में प्रवाहित किया जा सकता है। नहीं, आपका जो लास्ट का लाइन है वो इनकम्प्लीट है। जरूरी नहीं है कि चालक तार से ही प्रवाहित किया जाए, किसी भी माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कई तरीके के माध्यम है। तो आपने पहले बताया कि ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप भेज सकते हैं आवेश को। बना नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आप उसको भेज सकते हैं। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ये क्या होता है बताओ जरा। सर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। Sir, total amount of charge on a body is equal to integer multiple of electric charge. ये तो तुमने फॉर्मूला बता दिया। Yes, sir. गाना सुनते हुए पढ़ाई कर रहे हो? आवेश की नहीं। वह मात्रा, बोलो बोलो। आवेश की न्यूनतम मात्रा आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इसके बाद का स्टेप ये है, जैसे आवेश संरक्षण ने ये कहा कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप भेज सकते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि भेज तो सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि कितना भेज सकते हैं। अपने मन में जो आएगा वो नहीं भेज सकते, अपने मन में जो आएगा वो ले नहीं सकते। उसका कुछ एक निश्चित क्राइटेरिया है जिसके तहत आप आवेश को भेजेंगे और आवेश को लेंगे। वही जो क्राइटेरिया है वो क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण।
आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि आवेश का स्थानांतरण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होगा, पूर्ण गुणज में होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको हम लोग बोलते हैं मूल आवेश, मूल आवेश। तो इस बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होगा। पूर्ण गुणज का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1.5 2.5 3.5 पौने 4 सवा 5 इस तरह नहीं, पूरा नंबर, पूर्ण गुणज, पूर्णांक नंबर आपको लेना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे या तो 1 इलेक्ट्रॉन भेज लो, 2 इलेक्ट्रॉन भेज लो, 10 इलेक्ट्रॉन भेज लो, 13 इलेक्ट्रॉन भेज लो, ये सब क्या होगा, चलेगा। लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.2 इलेक्ट्रॉन, 4.6 इलेक्ट्रॉन, ये सब संभव नहीं है। समझ रहे हैं? फिर यहीं से इक्वेशन बनती है जो अभी अभी एक बालक ने बताया, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N क्या है, पूर्ण या पूर्णांक नंबर, ठीक है ना। क्या होते हैं ये, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस तरह करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक ना। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक मतलब पूरा हो, आधा अधूरा ना हो, 1 2 3 4 10 15 25 40 इस तरह, ठीक है ना। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं एक वस्तु से। ये आवेश संरक्षण कहता था कि आप केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि स्थानांतरित तो कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है उसी के आप पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, अब देखिए, जैसे ये आपके दो तरह के आवेश थे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहां से दो बातें निकल के आई कि जो समान प्रकृति के, समान प्रकृति मतलब धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, मतलब एक प्लस ले लीजिए एक माइनस ले लीजिए, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दो बातें निकल के आई। अब इन दो बातों के बाद आपका आता है कूलाम्स लॉ। क्या आता है, कूलाम्स लॉ। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, कूलाम्स लॉ ने क्या बताया कि मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं, एक ये प्लस Q1 है, मान लीजिए ये प्लस Q2 है, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी ले लीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो देखिए, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, करेंगे या नहीं। यस सर, करेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो आकर्षित करते। खैर हमें इससे मतलब नहीं है। न्यूटन ने, कूलाम्स ने ये बताया कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, मान लेते हैं क्या है, F है। वो जो F है दोनों आवेशों
के परिमाणों, परिमाण का मतलब केवल मैग्नीट्यूड, मतलब प्लस माइनस नहीं लेना, केवल क्या लेना है, जैसे दिया है 2 कूलाम आवेश और एक दिया है माइनस का 2 कूलाम, तो केवल क्या लेना है 2, ये प्लस माइनस से मतलब नहीं। दोनों आवेशों के परिमाण, ये आवेश की क्या है, ये आवेश का मात्रक कूलाम सब लोग जानते होंगे, क्यों? यस सर। तो दोनों जी आवेशों के सर। परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या इसी को आप लोग बोलते हैं समानुपाती होता है। यानी कि जो F है वो प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 इंटू Q2। देखिए दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल Q1 Q2 के क्या है, अनुक्रमानुपाती। दूसरा बताया कि दोनों आवेश, याद है किसी को दूसरा पॉइंट क्या है? यस सर। बोलो। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, दूरी के वर्ग के। हाँ, दूरी के वर्ग। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r²। के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक ऊपर हो तो एक कहाँ हो, नीचे हो, ठीक है ना? यस सर। और उसने तीसरा पॉइंट बताया कि यह जो बल है, जो F है, वो दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे ये दोनों आवेश हैं, अब ये इस लाइन से मिले हुए हैं, अब जैसे ये धनावेश, ये धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित कैसे करेगा, इस लाइन के अलोंग क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये नहीं कि इसको प्रतिकर्षित करके यहां भेज दे या यहां भेज दे, कहां भेजेगा, सीधे, ठीक है ना? ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा तो कहां भेजेगा, सीधे, ठीक है ना? ये नहीं कि इसको तिरछा भेज दे, इसको यहां भेज दे, इसको यहां भेज दे। उसी लाइन के, ये जो लाइन इन दोनों आवेशों को जोड़ रही है, इसी लाइन के क्या लगेगा, एलोंग लगेगा। अनुदिश का मतलब एलोंग। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो देखिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए Q1 Q2 ऊपर है, r² नीचे है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इस K को हम लोग बोलते हैं वैद्युत नियतांक, वैद्युत नियतांक, क्योंकि ये F क्या है, वैद्युत बल। इस K का जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है? कई लोगों ने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा। एप्सिलॉन नॉट कब होता है, जब माध्यम क्या हो, वायु हो। वायु के लिए या वायु या निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी होती है वैल्यू 9 × 10⁹। अच्छा, अगर इसकी यूनिट लिखनी हो, देखिए बल के का मान क्या हो जाएगा, F r² Q1 Q2। तो F क्या है, न्यूटन, R क्या है, मीटर का स्क्वायर अपॉन आवेश कूलाम का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका मात्रक, ठीक है? यस सर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? नो सर। अब देखिए यहां पर ये दो चीजें आई, के और एप्सिलॉन, ठीक है? तो जरा इनको देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इसको मिटा दें कि ये कोई नोट तो नहीं कर रहा? नो सर। अब देखिए जरा इस के बारे में बात करते हैं। के है 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन है उसे बोलते हैं
माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या है ये? माध्यम की वैद्युतशीलता। अब देखिए, अगर मैं बल के मान में इसका मान रखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के की जगह मैंने रख दिया ये। अब यहां से अगर आप देखें तो जो F है वो प्रोपोर्शनल है 1/एप्सिलॉन के। देखिए F यहाँ पर है अंश में और एप्सिलॉन कहाँ है? हर में। देखिए दिख रहा, समझ में आ रहा है? यस सर। जब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो एक को बढ़ाने पर दूसरा क्या होता है? घटता है। तो अगर हम एप्सिलॉन को बढ़ाएं तो जो हमारा बल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यस सर। अब देखिए वैद्युतशीलता क्या होती है, इसको समझिएगा। वैद्युतशीलता क्या है? हर माध्यम के पास अपने क्या होते हैं? कण होते हैं। कोई भी माध्यम होगा उसके पास अपने क्या होंगे? कण होंगे। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता उस माध्यम के कणों से ये कहती है कि जाइए और जो बल वहां पर कार्य कर रहा है दो आवेशों के बीच में F, उसका विरोध करिए। फिर से समझिएगा, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता अपने माध्यम के कणों से कहती है कि जाइए और जो बल लग रहा है F, उसका विरोध करिए। समझ रहे हैं? यस सर। तो यानी कि जितनी ज्यादा वैद्युतशीलता, उसके माध्यम के कण बल का उतना ज्यादा विरोध करेंगे। जब बल का विरोध करेंगे तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हैं या नहीं? जी सर, समझ रहे हैं। तो माध्यम में देखो, किसी माध्यम में जितने ज्यादा कण होंगे उतना ज्यादा वो बल का विरोध करेंगे। ठीक है। अब कोई अगर ऐसा माध्यम आप लोग जानते हैं जिस माध्यम में कोई भी कण ना होते हो, बताइए जरा। कोई ऐसा माध्यम जहां कुछ ना पाया जाता, कोई कण ना हो। निर्वात। हाँ, निर्वात। अच्छा, हमारे कोर्स में निर्वात और वायु को लगभग लगभग बराबर मान लिया गया है। ठीक है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वायु में क्या होते हैं? वायु के कण होते हैं। ये सब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या है? वायु में मिले हुए हैं। लेकिन हमारे कोर्स में मान लिया गया है। तो निर्वात में क्या है? कोई भी कण नहीं है। जब निर्वात में कोई भी कण नहीं है तो वैद्युतशीलता किसी से ये नहीं कह सकती है कि जाके विरोध करिए। तो यानी कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता है वो सबसे कम होती है, क्योंकि यहां पर विरोध करने के लिए कोई है ही नहीं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता को दिखाते हैं एप्सिलॉन जीरो। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो है वहां। इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? देखिए कैसे आएगा ये। एप्सिलॉन यहां भेजिए, एफ यहां भेजिए, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर निर्वात की वैद्युतशीलता कम है, मतलब सबसे कम है, निर्वात की वैद्युतशीलता सबसे कम, क्योंकि यहां इस निर्वात के पास कोई कण ही नहीं है जो जाए और बल का विरोध करे। तो बताइए मुझे कि निर्वात का बल अगर F 0 है तो ये क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा सर। सबसे ज्यादा, क्योंकि इस बल का विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? अब जैसे जैसे आप इस वैद्युतशीलता का मान बढ़ाएंगे, वैद्युतशीलता का मान बढ़ाने का मतलब कोई ऐसा माध्यम ले लीजिए जिसमें कुछ ना कुछ कण हो, तो जैसे जैसे वैद्युतशीलता का मान बढ़ेगा बल का मान घटता जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है। अब हाथ है और आपका दीवाल है। अब आपके हाथ और दीवाल के बीच में क्या है? वायु है, हवा है। तो हम जानते हैं कि हवा में बल सबसे ज्यादा है। हाथ को मारिए जरा दीवाल में, खून वून निकलने लगेगा कि नहीं? बोलो। सर, घाव आ जाए। हाँ हाँ, घाव आ जाएगा। ज्यादा तेज मार दोगे तो खून भी आने लगेगा। मतलब बीच में माध्यम क्या है? आपके और दीवाल के बीच में माध्यम क्या है? वायु। तो बल क्या है? सबसे ज्यादा। मारा तो क्या हो गया? हाथ घायल हो गया। अब जरा दीवाल और अपने हाथ के बीच में एक तकिया रख लो। तकिया क्या है? एक माध्यम है, जिस माध्यम में क्या है? रुई भरी हुई है। अब जरा बल को मारो, अब जरा दीवाल पे मारो।
तो जब आप दीवार में मारेंगे तो बीच में क्या है, तकिया, तो हाथ आपका सुरक्षित बच जाएगा कि नहीं? यानी कि यस सर, जैसे ही आपने कोई माध्यम रखा तो बल क्या हो गया, कम हो गया। वायु में बल सबसे ज्यादा था, जब बल सबसे ज्यादा, तो आपने जिस बल के साथ दीवार को मारा, दीवार ने उसी बल के साथ आपको मारा, तो आपका हाथ घायल हो गया। लेकिन जब माध्यम में क्या है, कुछ ना कुछ रख दिया आपने, तब आपने जिस बल के साथ मारा वो बल कम हो गया, और वही कम बल आपको वापस मिला, इसलिए आपके हाथ में चोट नहीं लगी। तो माध्यम के आने से जो बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना? यस सर। अब देखिए एक शब्द आता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, केवल वैद्युतशीलता। अब क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। यहां से अगर आप देखें तो एप्सिलॉन एम, एम का मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुणे E। तो देखिए सबसे कम किसकी थी, निर्वात की। अब जैसे ही आप किसी माध्यम में आए तो वैद्युतशीलता कितनी बढ़ गई, जितनी उसकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता होगी उतने गुना है। देखिए ये सबसे कम है, कब किसी माध्यम में आप आए तो इतने गुना, कितने गुना, एप्सिलॉन आर गुना आपकी वैद्युतशीलता बढ़ गई। जब आपकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी तो आपका जो बल है वो एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। भाई देखिए इस माध्यम की वैद्युतशीलता पहले इतनी थी निर्वात में, फिर बढ़ के कितनी हो गई, इतने से गुना कर दिया आपने। यानी कि मान लीजिए इसका मान 4 है तो 4 गुना बढ़ी, तो जो बल है वो पहले इतना था, कितना आपका अधिकतम, अब वो घट के कितना हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी माध्यम का बल क्या होता है, निर्वात के बल का 1/एप्सिलॉन आर गुना, मतलब 1/एप्सिलॉन आर कम हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे आपसे कहे कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच में वायु है और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन का। अब अगर इनको उठाकर ऐसी जगह रख दिया जाए जहां बीच में क्या हो, पानी हो, और पानी के लिए पानी के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता आपको दे दे अगर 81 हो, तो बताइए अब बल कितना लगेगा, तो बताइए बल कितना हो जाएगा, 10/81, इतने गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो यहां से हमको ये पता चला कि जो कूलाम लॉ या कूलाम का जो बल है ये वाला, ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना? और माध्यम का गुण क्या है, ये एप्सिलॉन। ठीक है ना? इसको यहाँ पर आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी माध्यम की बात हो रही है। एप्सिलॉन 0 कब यूज होगा, जब निर्वात हो या वायु हो। एप्सिलॉन आर क्या है, इन दोनों का अनुपात। क्लियर है? अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े। यस सर। ये चीज मालूम है, अगर आपको ना मालूम हो तो हल्का फुल्का नोट कर लीजिए इसे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो आपको आगे देखना है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसके बाद क्या बनेंगे, आपके प्रश्न बनेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, मान लीजिए कि आपके पास n आवेशों का एक निकाय है, n आवेश है उसमें, मान लीजिए ये है Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह चलते चलते कहां तक है, Qn तक। ठीक है?
तो अध्यारोपण का ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, मान लीजिए मैं n वाले आवेश पर कुल बल निकालने जा रहा हूं, बल एक सदिश राशि है, आप लोग जानते होंगे। तो जो कुल बल है वो बाकी के जो आवेश इस निकाय में हैं उनके द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग होता है। अब ये एक आवेश अगर ये Qn है तो इस पर बताइए बल कौन कौन लगाएगा? ये Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, Q6 भी लगाएगा। चलते चलते कहां तक पहुंचेंगे? n-1 तक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 आवेश हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, तो n-1 तक। तो देखिए इसको बल को लिखने का तरीका जानिएगा। जिस पर बल लग रहा है उसको पहले लिखा, जिसकी वजह से लग रहा है उसको बाद में लिखा। तो n वाले पर बल पहले वाले की वजह से, फिर n वाले पर बल दूसरे वाले की वजह से, फिर n वाले पर बल तीसरे वाले की वजह से। इस तरह चलते चले जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? n वाले पर बल n-1 वाले की वजह से। ठीक है, ये सब सदिश योग है। सदिश योग जानते हैं कि नहीं जानते? सदिश वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, सदिश योग निकालना जानते हैं? यस सर, जानते हैं। कैसे निकालते हैं बताइए? सर उसके डायरेक्शन एक नियम था, आपने पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं में हो, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उनका जो योग होता है, इनका जो योग होता है वो उसके विकर्ण से जाता है ऐसे। इस योग का नाम होता है आर। योग का मतलब यही। तो आर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब इस सदिश के परिमाण का वर्ग, फिर बी क्या है, इस सदिश के परिमाण का वर्ग, फिर 2ab और कॉस थीटा, दोनों सदिशों के बीच का कोण। इसको बोलते हैं सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, तो ये है। अब इस चीज का हमको यूज हमेशा पड़ेगा कि जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज हो, एक से ज्यादा आवेश हो, तो बल कैसे निकालें। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं ए हैं, ये ए, बी और सी। यहां पर रखा है प्लस क्यू आवेश, यहां पर रखा है प्लस क्यू आवेश, यहां पर रखा है माइनस क्यू आवेश। तो आपसे पूछ रहा है बिंदु सी पर कुल बल ज्ञात कीजिए। बिंदु सी पर कुल बल ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु सी पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू। इस माइनस क्यू पर कुल बल ज्ञात करना है। अब बताइए आप, अभी मैंने आपको बताया, इस माइनस क्यू पर बल कौन कौन लगाएगा? ए वाला और बी वाला। ए वाला लगाएगा और बी वाला। यानी कि जो एफ सी पर कुल बल है वो ए वाले की वजह से, यानी कि यहां लिख सकते हैं सी पर बल ए की वजह से और सी पर बल बी की वजह से। ठीक है, अब देखिए आप लोग को मालूम होगा अभी जो हमने यहाँ पर सूत्र लिखा था, वो सूत्र ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि हमको इन बलों का क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। ये ए बी दो सदिश थे, इन सदिशों का क्या है? ये परिमाण और उनके बीच का कोण। तो चलिए पहले सदिश का क्या निकालते हैं? परिमाण, यानी कि बलों का परिमाण सॉरी। चलिए, तो ये माइनस क्यू पर एक बल लगा रहा है, ये ए वाला। ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो ये इस पर बल कैसे लगाएगा? ऐसे। ठीक है ना, ये इस पर बल कैसे लगाएगा? ऐसे। कौन सा बल है ये? एफ सी ए। होगा कितना ये?
याद करिए के Q1 Q2, तो ये भी Q और ये भी Q। केवल क्या उसमें बताया था मैंने, केवल परिमाण लेना है, माइनस प्लस नहीं करना है यहाँ पर। बीच की दूरी का वर्ग, तो बीच की दूरी का वर्ग a स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ये वाला बल किसका हो गया, इसका, ये परिमाण निकाल लिया हमने। अब इधर देखिए ये B वाला में जो रखा है प्लस Q, और ये माइनस Q, इसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित, तो FCB ये भी कितना हो जाएगा, देखिए KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ठीक है, तो हमें परिमाण मिल गया दोनों बलों का। अब इनके बीच का कोण, एक बल ये एक बल ये है, बताइए ये कोण कितना है, 60। हाँ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण कितना होगा, 60। तो देखिए हमको दो बल मिल गए, उनके बीच का कोण मिल गया। अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो जो हमारा FC है टोटल कितना आ जाएगा, वो देखिए, FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA FCB कॉस कितना है, 60। मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा उत्तर, देखिए KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और ये भी वही आएगा तो इसका वर्ग हो जाएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2 की अंडर रूट 3, 1/2 ना। तो यस सर। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए ये और ये तीनों बराबर हैं, तो ये 3 से गुणा हो जाएगा यहाँ। देखिए मान लीजिए ये x है तो x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से FC कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो अकेला बचेगा, तो KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर बचा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। बल का मात्रक न्यूटन, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरह आपसे किसी वर्ग के लिए भी पूछ सकता है कि वर्ग में बताइए, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा 3 बल हो जाएंगे, जो 3 बल उस पर कार्य करेंगे, क्योंकि उसके 4 शीर्ष हैं, एक शीर्ष पर बाकी के 3 शीर्ष जो है वो बल लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ और अच्छे तरह के क्वेश्चन इसी पर आधारित, कूलाम के नियम पर ही आधारित। देखिए आपको प्रश्न में दिया है, एक ये आवेश प्लस Q है और इससे L दूरी पर एक आवेश माइनस का 3Q है। आपसे पूछ रहा है एक तीसरा आवेश बड़ा वाला Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखें कि उस पर कुल बल शून्य हो जाए। कह रहा है कि एक तीसरा आवेश, इनको मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा केवल यहीं तक नहीं है, ये रेखा पूरी यहां तक गई हुई है, ये ऐसे, कहां पर कोई आवेश प्लस Q रख दें कि उस पर बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कभी आप लोगों ने? यस सर। चलिए करके बताइए। ट्राई करिए, आंसर निकालिए और बताइए, कोशिश करिए, जब नहीं आएगा तो बता देंगे।
सर L/4 मतलब यूनिट में आया। L/4 यस सर। L/4 कहाँ पर L/4 किस तरफ जाएं? लेफ्ट साइड। किसके लेफ्ट में, -3q के या +q के? +q के। मतलब आपका कहना है कि +q से इस तरफ गए, कोई यहाँ पर एक पॉइंट है जो L/4 डिस्टेंस पर है, यहाँ पर अगर मैं +q रखूं तो उस पर जो आपका क्या है बल है वो शून्य हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, मेरे समझ से तो आंसर सही होगा। और जो बाकी लोग हैं, संजय तुम्हें आ रहा है कुछ समझ में? संजय और कौशल, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी करने हो तो पहले तो ये देखिए बल एक सदिश राशि है, तो बल तभी शून्य हो सकता है जब वो परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो। तो पहले ऐसा बिंदु ढूंढा जाता है जहां पर दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो अगर मान लीजिए कि हम बीच में कोई बिंदु लेते, तो ये जो प्लस वाला है ये इस प्लस वाले को क्या करता है उस तरफ प्रतिकर्षित, और ये माइनस वाला इस प्लस को अपनी तरफ आकर्षित, तो दोनों बलों की जो दिशाएं हैं वो एक जैसी हो जाती है, तो शून्य नहीं हो सकता। तो ये तरीका आपको याद रखना है कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो जो आपका बिंदु होगा, यही प्रश्न आते हैं वैद्युत क्षेत्र में भी, जब अभी आगे पढ़ेंगे सेम इसी तरह। तो जो बिंदु होगा वो दोनों आवेशों से बाहर और छोटे वाले की तरफ, ठीक है ना, जिसका परिमाण छोटा हो, ठीक है ना, ये नहीं देखना कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, जिसका परिमाण छोटा हो उसकी तरफ, ठीक है ना, और दोनों आवेशों से बाहर, बीच में नहीं। जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब जो बिंदु है आपका वो दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में छोटे वाले की तरफ, तो छोटे वाले की तरफ जो है ये तो हमेशा रहेगा क्योंकि हमको परिमाण बराबर करना है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम कर लेते हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। यस सर। चलो एक बार जरा और देख के आओ मैथ की क्लास चल रही है कि नहीं। सर चल रही है बस सर absent है सर। सर एब्सेंट है, क्लास चल रही है? यस सर। अच्छा, तो उसमें बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? बच्चे लगभग 5 है सर। अच्छा, तुम दोनों चीजें खोले हुए हो क्या एक साथ? नहीं, बीच में जैसे ऊपर आ जाता है नोटिफिकेशन लाइव चालू हो गई तो उसमें क्लिक कर देते हैं। अच्छा, वो शुरू सर और बंद, absent। शुरू बंद इस तरह चल रही है क्या? हाँ सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, बताओ जरा। तो जी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हाँ, फिर से एक बार, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सही। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे वो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये कोई +q आवेश, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की, अब देखो वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है कि कोई धन परीक्षण आवेश आपने लिया है इस आवेश से r दूरी पर Q0, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस +q के कारण,
और हमने एक प्लस क्यू नॉट यहाँ पर ले लिया है बिंदु P पर। तो इस प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है ना, लेकिन ये क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए। लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, बिल्कुल छोटा, जीरो के बराबर हो, लगभग लगभग जीरो बस ना हो। तो इस पर जो बल लगेगा और इस आवेश का जो अनुपात है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम मान रख दें यहाँ, तो देखिए F का मान कितना होगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और नीचे क्या है Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, और E बराबर आ गया KQ बटे R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पर। बल में भी आपने देखा था, बल कैसा था, 1/r स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी है, 1/r स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, अब अभी देखिए 10 बजे वाली। जो, हाँ 10 बजे वाली में आना तुम, उसमें आज हम लोग अच्छी सी चीजें पढ़ेंगे। प्लस क्यू, देखिए जो धनावेश होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, और जो ऋण आवेश होता है उसके में वैद्युत क्षेत्र होता है अंदर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र होता है अंदर की तरफ, ठीक है ना, ये चीज तो जानते ही होगे। यस तो सर। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। अब इसमें भी जो प्रश्न है वो वही होते हैं जो आपके वैद्युत बल वाले प्रश्न थे। तुम इस साल इंटर पढ़ चुके हो कि इंटर में हो अभी? कर चुके हैं। किस साल में पास हुए हो? अभी इस बार प्रमोट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, अभी रिजल्ट तो आया नहीं होगा। नहीं। कहाँ के रहने वाले हो, यहीं बांदा के? नहीं सर, गांव के हैं। कहाँ, कौन से मौदहा। गांव के? मौदहा के बगल में मौदहा। इंडिया। अच्छा, यहाँ ऑफलाइन क्लास करने आए हो कभी? एक बार आए थे सर। अच्छा, कौन कौन सी क्लास की थी? आप ही की थी और एक सुखदेव सर की करी थी। अच्छा अच्छा, मैथ की। यस सर। कल उन्हीं की क्लास रहेगी मैथ में, वेक्टर पढ़ाएंगे, सदिश। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए फिर से आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, समबाहु त्रिभुज ही है, ए ए ए। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर भी आपका प्लस क्यू आवेश है। आपसे पूछ रहा है बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। चलो जरा सॉल्व करो, आंसर निकालो। बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करो जरा। सर ये थीटा पर डिपेंड करता कि नहीं करता? हाँ तो देखो, वैद्युत क्षेत्र भी तो एक सदिश राशि है। तो जिस सर तरह पहले बल का हम लोगों ने क्या निकाला था पिछली बार, परिमाण, फिर उसके बाद देखा था यस दोनों सर। बलों के बीच का कोण। तो इस तरह इस बार देखो, बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक बार ए की वजह से होगी, एक बार बी की वजह से होगी। दोनों का परिमाण निकाल लो, दोनों के बीच का कोण देख लो, और वही समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगा दो। सर के क्यू बटे आर स्क्वायर।
के क्यू बटे आर, आर तो वाली बात यहाँ पर ए है, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है यहाँ बताओ? 60। तो 60 बन रहा है, तो उसको आप लोग करिए वहां जाकर, मतलब वहां पे समांतर चतुर्भुज वाले में लगाओ नियम में, पहले वैद्युत क्षेत्र ए की वजह से, फिर वैद्युत क्षेत्र बी की वजह से, तो ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस 60 किसमें, अंडर रूट में। ई ए कितना आया है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। ए क्यू बटे ए स्क्वायर। हाँ सर। और ई बी कितना आया है? ई बी सर इतना ही। हाँ, तो अब इन दोनों को उठाकर रखो उस फॉर्मूले में, देखो कितना आ रहा है फाइनल आंसर। ये सर 1। सर √3 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, के क्यू आ रहा होगा केवल। हाँ सर के क्यू। के क्यू आ रहा है ना? यस सर वो गलती से। चलो सही आ रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें करते हैं हम लोग कि दो आवेशों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कहां पर 0 होगा। दो आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र कहां पर 0 होगा, और ये जो दो नियम हमने लिखे हैं ये दोनों नियम वहां पर भी काम करेंगे जो बल पर कार्य कर रहे थे। जैसे अब मान लीजिए एक आवेश है प्लस क्यू और एक आवेश है आपका प्लस का 9q, ठीक है। चलिए बताइए कहां पर जो है आपका इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, क्वेश्चन वही है, दोनों बीच की लेंथ क्या है? हाँ बीच की लेंथ L है, को मिलाने वाली। ये बताओ जब अभी मैंने इसके पहले बल वाला क्वेश्चन दिया था तो उसमें एक यस सर आवेश क्या था प्लस क्यू और दूसरा क्या था 3q माइनस का। 3q था। तो उसका आंसर तुमने कितना निकाला है? L/4। L/4 आएगा उसका। यस सर माइनस का 3q था। माइनस का 3q था ना। यस सर। देखो यहाँ पर था प्लस क्यू और यहाँ पर था माइनस का 3q। ये L थी दूरी, ये दूरी यहाँ पर तुमने प्लस क्यू रख के ये दूरी मान ली होगी x। तो एक बार देखिए यस बल क्या आएगा, के क्यू कैपिटल क्यू x का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा देखो के क्यू और ये 3q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। यस सर। तो ये के क्यू क्यू इसको इधर भेजो तो L प्लस एक्स बाई एक्स का क्या आया होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आया 3। अब क्या लोगे स्क्वायर रूट लोगे तो L प्लस एक्स बटे एक्स बराबर अंडर रूट 3 हो जाएगा ना ये। तो L प्लस एक्स बराबर क्या आया √3x। तो L बराबर यहाँ पे देखिए कितना आया, L बराबर ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो √3x माइनस एक्स, एक्स को कॉमन लोगे तो क्या आएगा √3 माइनस का 1। तो x बराबर क्या आया L/√3 माइनस 1। L/4 कैसे आ रहा था तुम्हारा? कहाँ सही गलत गलत किए हो हो जरा गया। देखो, तुमने इस 3 का स्क्वायर रूट नहीं लिया होगा, उसको तुमने 3 ही कर दिया होगा। हाँ यस सर। है ना, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अब इस वाले क्वेश्चन को करो,
एक प्लस क्यू है, एक प्लस का 9q है, दोनों प्लस हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? इसको करो जरा, इस बार ध्यान से करना, गलत नहीं करना। सर ये आ रहा है L/4। कितना आ रहा है ये? L/4। L/4 कहां पर L/4? प्लस Q से राइट साइड। प्लस क्यू से राइट साइड, हाँ ये सही आ रहा है। यहां पर कहीं आ रहा होगा L/4 पर कोई पॉइंट ऐसा, मान लीजिए P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, 0। ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो। ये मान लो +2 कूलाम आवेश है और ये प्लस का 4 कूलाम आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है। इनका ये मध्य बिंदु P है। ठीक है, तो तुमको निकालना है कि इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, करो जरा इसे। P जो है वो मध्य बिंदु है, इस चीज का ध्यान देना है।
सर 5.4 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। 5.4 10 की पावर 10। अच्छा, ना जरा देखें, तो ये दूरी कितनी हो गई 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। ये प्लस है तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, इस तरफ, और ये भी प्लस है इसके कारण इस तरफ, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में है। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो ये E1 और ये E2, तो जो E होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2 सर या E2 माइनस होगा तो माइनस E1। गलत हो जाएगा। तुमने प्लस कर दिया है क्या? यस सर। क्यों? ये भी दिशा भी तो देखो, सदिश राशि है ना, सदिश राशि में दिशा भी तो देखनी पड़ेगी। दोनों की दिशा विपरीत है ना, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। जी सर। सही सही निकालो आंसर। सर 1.8 आ जाएगा 10 की पावर 10। 1.8। पहले किसको किसको जोड़े थे, क्या क्या आया है? पहले सर 4 की आया है, दूसरे में 2 की आया है। एक में कितना आया था? 4 के का मान रख देंगे बाद में। ठीक है, एक में 4K आया था। यस सर। एक में आया 4K, एक में आया 2K, है ना। हम्म। तो पहले तुमने क्या कर दिया था, दोनों को जोड़ दिया था, यस सर। तो कितना हो गया था 6K। यस सर। 6K करने के बाद तुमने, अच्छा ना, उसको 9 इंटू 6 54। हाँ, तो अब देखो 4K कितना आ गया, 2K आ गया ना। यस सर। तो हो जाएगा ये 2 गुणे 9 गुणे 10, 10 की घाते 9, तो 9 दूनी 18, तो 1.8 10 की घाते प्लस 10 न्यूटन पर कूलाम। यस सर। सही है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है पूरा यहाँ तक का, इस यस सर। चैप्टर में तुमको अगर कुछ पूछना हो तो तुम पूछ लो, क्योंकि अब कल जो हम लोग को पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है हम लोगों को गॉस का नियम। इसमें तुम्हें और कोई प्रश्न अगर तुम्हारे पास हो तो पूछ सकते हो। वैसे तुम नहीं सर। IIT वाले हो तो तुम्हारे मैंने काफी प्रश्न तो वहां करा ही दिए होंगे सारे। जी सर। ठीक है। जी सर। तो और कोई सर जानकारी थोड़ा चाहिए हो तो बताना। संजय सर थोड़ा बताओ। सर थोड़ा समझा दीजिए। अभी तक तुम फोन छोड़ के चले गए थे क्या कहीं? नो सर। इतनी देर से मैं तुम्हारा नाम बुला रहा हूँ, एक भी बार तुमने बोला तो नहीं। सर मेरा फोन हैंग करता है ना, तो इस वजह से सर टच नहीं काम कर रहा है। अच्छा, क्या पूछना है बताओ। सर यहीं पास जो आपने ये बताया थोड़ा सा, तो इसके आगे थोड़ा सा हल करना था। 10 कूलम ये कैसे जो आया सर? ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ जी सर। देखो ये पता चल गया कि दिशाएं दोनों की क्या होंगी, विपरीत होंगी। यस। तो E बराबर हो जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसमें हम छोटे को घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले E1 निकालो जरा। E1 का मतलब इस वाले की वजह से, तो K आवेश कितना है Q, और इस बिंदु से आवेश की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो 2K। K का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9, तो ये कितना आ गया 18 गुणे 10 की घाते 9। फिर निकाल लो E2, तो कितना हो जाएगा Q कितना है यहाँ पर 4, दूरी कितनी है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 4K, यानी कि 4 गुणे 9 गुणे 10 की घाते 9, यानी कि 36 गुणे 10 की घाते 9। तो अब हमें निकालना है E बराबर, तो क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, तो E2 माइनस E1, तो 36 में से 18 चले गए और 10 की घाते 9, तो ये हो गया 18 गुणे 10 की घाते 9। इसको लिख सकते हैं 1.8 10 की घाते 10 मात्रक न्यूटन पर कूलाम। यस सर। और बताओ कोई दिक्कत? ये वाला प्रश्न किया नो तुमने सर। ऊपर वाला? यस सर, इसका हो गया। आंसर L/4 आया है। यस। अच्छा, NDA में ही हो? जी सर।
ऑफलाइन क्लास करने आए हो कभी? जी सर, मैं तो आता था पर डे नारायणी से। अच्छा, तुम ही हो नारायणी वाले? जी सर। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तुम तो आते थे। हम्म। नहीं सही है। अनमोल जरा देखो, जरा मैथ की क्लास चल रही है कि नहीं, जी सर। देख के बताओ जरा। अब एनडीए की क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी आपकी। कल जो है जी सर। सर मैथ की क्लास सर कितने टाइम पर है? मैथ की क्लास बेटा मंडे से है तुम्हारी, ठीक है? मंडे से सुबह सर जी 8 चल बजे। रही है। नहीं नहीं, वो तो जी दूसरी, सर। अच्छा ये अनमोल चल रही है। यस सर। सर आ गए, अब सब सही चल रहा है साफ साफ? जी सर। तो वो किस में पढ़ा रहे हैं, बोर्ड में किस में पढ़ा रहे हैं? सर वो कंप्यूटर के वो बोर्ड में पढ़ा रहे हैं लग रहा है, व्हाइट बोर्ड में अच्छा नहीं पढ़ा अच्छा। रहे। ठीक है, तो एनडीए वालों की जो क्लासेस हैं वो भी अब रेगुलर चलेंगी। एक्चुअली में अभी जो आपकी सेकंड क्लास थी वो हिस्ट्री की क्लास है, लेकिन वो हिस्ट्री वाले सर अभी थोड़ा बाहर हैं, तो मंडे से जो आपकी सारी जो बाकी की भी क्लासेस हैं, मैथ हो गई, जी। साइंस हो गई, और उसके बाद इंग्लिश भी चलेगी आपकी मंडे से। मंडे को आपको जो मंडे पहली सर क्लास लगभग है, मंडे से सर लगभग सारी क्लासेस चलेंगी। हाँ मंडे सारी क्लासेस चलेंगी, लेकिन अभी मंडे तक जो है, सैटरडे तक ये आपकी फिजिक्स की क्लास चलती रहेगी, इसको आपको करते रहना है। ओके सर। और अगर बीच में अभी जी कोई और सर। क्लास आती है सैटरडे तक में, तो वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा। ओके लेकिन ये सर। है कि मंडे से आपकी डेली की जो है क्लासेस चलेंगी, दो क्लासेस आपकी डेली चलेंगी। जी। इस स्टार्टिंग के 3 डेज में मैथ और इंग्लिश जी चलेगी, सर। और बाद के 3 डेज में साइंस और आपका जनरल स्टडीज चलेगा। ओके सर। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पर 8:15 बजे, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। जी